फेरस सल्फेट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हेमेटेनिक्स, ठीक है। इसका जो असली मेथड होता है पोटेशियम परमैंगनेट मेथड होता है, मीन्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम कौन सा लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट मेथड वाला, ठीक है, उसी को ही रिपीट करना है। फेरस सल्फेट का सिनोनिम मीन्स अदर नेम इज ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं इसे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं तो FeSO4 फेरस सल्फेट इनटू ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इसके साथ। मॉलिक्यूलर वेट इज 278। इसको प्रिपेयर कैसे करना है, हमें आयरन लेना है। आयरन को हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। आयरन को रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और फाइनली हमें ये आयरन किसके साथ रिएक्ट करेगा, SO4, और ये H2 जो है हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ये कैसे रिएक्ट करते हैं आपस में, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होता है तो किसकी फॉर्म में डिसोसिएट होगा, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और SO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। कैसे आएगा, जब ये दोनों आपस में डिसोसिएट होते हैं SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट ऐसे होता है कि आपका H2 है, इस पर क्या होता है आपका ये प्रोटॉन की फॉर्म में डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और जो सल्फेट होता है वो आपका ऐसे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो जो आपका आयरन है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। ऐसे करके आपका जो है फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो फेरस है आपका आयरन है, फेरस की फॉर्म में किसके साथ जाएगा, ये सल्फेट के साथ, तो फेरस सल्फेट जनरेट हो जाता है। और ये जो आपका H2 था प्रोटॉन की फॉर्म में 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, ये H पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव ऐसे, ठीक है, 2 H पॉजिटिव, 2 प्रोटॉन निकलेंगे। तो ये जो 2 प्रोटॉन हैं आपस में कंबाइन होकर H2 बना देते हैं। अब H2 का आप देख रहे हो कि एक मॉलिक्यूल है, ये एटम की फॉर्म में नहीं है, और जितनी भी गैसेस होती हैं हमेशा किसकी फॉर्म में होती हैं, आपके मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती हैं, क्योंकि 2 एटम्स जब आपस में रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, फर्दर वो मॉलिक्यूल्स किसके फॉर्म में होते हैं, गैसेस की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे H2 जो है आपकी गैस है जो कि इवॉल्व हो जाएगी और फाइनली आपको फेरस सल्फेट सॉल्ट मिल जाएगा। ओके, क्लियर है, यस मैम। ठीक है, ओके बेटा। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इट अकर्स एज ट्रांसपेरेंट, ये भी कलरलेस होता है, अडरलेस होता है, कोई इसमें स्मेल नहीं होती इसकी। इसका क्या होता है, मेटेलिक इन टेस्ट होता है, मेटेलिक टेस्ट होता है। अगर हम इसको टेस्ट करके देखें इसे अपनी टंग से, ठीक है, इसका स्वाद चख के देखें तो ऐसा होगा जैसे हम किसी मेटल को चख रहे हों, ठीक है, कोई धातु होती है, ठीक है, तो वैसा इसका मेटेलिक टेस्ट होता है। इट इज़ वेरी सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर, ठीक है, गर्म पानी में बहुत अच्छे से सॉल्युबलाइज हो जाता है ये। इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में तो बिल्कुल भी नहीं घुलता है, ठीक है। इसके यूजेस देखते हैं तो हेमेटेनिक है, ठीक है, कि ये जो है हमारी बॉडी में ब्लड जो है RBCs की फॉर्म में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यूज टू डाई फैब्रिक्स, ठीक है, डाई करने के, कलरिंग करने के काम आता है ये फैब्रिक्स को। जो आपके फैब्रिक्स के होते हैं, जो आपका कपड़े होते हैं उनका जो मटेरियल होता है, किसी का कॉटन होता है, किसी का फैब्रिक होता है, किसी का जॉर्जेट होता है, तो ये वो फैब्रिक है, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू डाई फैब्रिक्स एंड इन टैनिंग लेदर। टैनिंग लेदर में क्या होता है कि जो एनिमल्स की जो स्किन होती है, ठीक है, उस स्किन को एज इट इज़ यूज़ नहीं किया जाता है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। उसकी स्किन को सबसे पहले क्या किया जाता है, जो फ्रेशली लेदर होती है उनकी स्किन होती है उसे सबसे पहले केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है। उसमें जो स्मेल होती है उसको रिमूव किया जाता है, उसको ब्लीच किया जाता है, ठीक है, उसका कलर चेंज किया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टैनिंग लेदर बोलते हैं, ठीक है। फिर फर्दर उसके क्या बनते हैं, शूज़, जैकेट्स और आपके बेल्ट्स बनती हैं और पर्स बनते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, हैट्स बनते हैं। तो फर्दर जब वो लेदर है टैनिंग प्रोसेस के थ्रू पास आउट हो जाती है, उसके बाद उसके क्या होते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो फेरस सल्फेट है उसको यस मैम। टैनिंग प्रोसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब मैंने अभी असे की बात की थी तो यहाँ पे कौन सा हम असे मेथड यूज़ कर रहे थे, पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट को हम एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे प्रोसीजर जो है आपका कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम वेट कर लेते हैं एक्यूरेटली, मीन्स बिल्कुल कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। वे एक्यूरेटली 1 ग्राम लेना है हमने अपना फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हमारा क्या है, एनालाइट सोल्यूशन है, ठीक है, जिसे हम एनालाइज कर रहे हैं, जिसकी प्योरिटी हम चेक कर रहे हैं, उसको हमने 1 ग्राम लेना है एंड डिजॉल्व इन 20 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड।
इस फेरस सल्फेट को जो हमने 1 ग्राम वेट किया था उसे 20 ml डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हमें डिज़ोल्व कर लेना, घोल लेना है। उसके बाद जब ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, अब हमने टाइट्रेशन करनी है। टाइट्रेट द कंटेंट्स ऑफ द फ्लास्क, हमने उसे टाइट्रेशन करनी है विद दी 0.1 नॉर्मल KMnO4। तो यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है कौन सा है, पोटेशियम परमैंगनेट, लेकिन कितनी कंसंट्रेशन में, 0.1 नॉर्मल। ठीक है, इतनी कंसंट्रेशन में सबसे पहले हमें इसे प्रिपेयर करना है, तब हमें जाके इसे अपनी टाइट्रेशन प्रोसेस में यूज़ करना है। Until a permanent pink color is obtained, और टाइट्रेशन प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि हमें ये जो सोल्यूशन था हमारा, हमने स्टार्ट की थी टाइट्रेशन तो तब वो कलरलेस था। अब जब हम टाइट्रेशन करते हैं ब्यूरेट से तो हमने क्या करना है, ड्रॉप वाइज हमें चेक करते रहना है बार बार ब्यूरेट से कि हमने तब तक टाइट्रेशन करनी है जब तक कि जो है हमारा पिंक कलर नहीं आ जाता। ठीक है, परमानेंट पिंक कलर नहीं आता। कई बार आप टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो आप देखते हो कि जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे फ्लास्क में, कॉनिकल फ्लास्क में गिरती रहती है तो वो डिसअपियर होती रहती है, पिंक कलर का होता है सोल्यूशन लेकिन फिर से डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि हमने वो टाइट्रेशन तब तक कंटिन्यू रखनी है तब तक कि हमारा कॉनिकल फ्लास्क का जो सोल्यूशन है वो पिंक कलर का नहीं हो जाता परमानेंटली। ठीक है, वो डिसअपियर नहीं होना चाहिए पिंक कलर, तो तब तक हमने इसे करते रहना है। ओके, बी फॉर्म फर्स्ट ईयर क्लियर है बेटा सभी को? यस मैम, क्लियर है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हमारा सॉल्ट है फेरस ग्लूकोनेट। ठीक है, फेरस ग्लूकोनेट भी हमारा किसके अंडर आता है, हेमेटेनिक्स के अंडर आता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है C, कार्बन यानी कि कार्बन के कितने एटम्स है 12, हाइड्रोजन के एटम्स है 22, फेरस ऑक्सीजन के 14 एटम्स हैं इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इट अकर्स एज येलोइश ग्रे फाइन पाउडर। ठीक है, येलोइश ग्रे मीन्स येलो कलर भी है और ग्रे कलर भी है, दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो मतलब ज़्यादा किसका टिंच आता है, येलो का कलर आता है, इसलिए हम इसे कहते हैं येलोइश ग्रे फाइन पाउडर। बहुत ही स्मूथ पाउडर होता है, फाइन का मतलब स्मूथ पाउडर होता है, कोई ग्रिटी पार्टिकल्स नहीं होते। जैसे अगर हम उसे टच करके देखें तो ऐसा होता है जैसे हम टेल्कम पाउडर यूज़ करते हैं घर में। ठीक है, घर में पाउडर यूज़ करते हैं ना तो कितना स्मूथ होता है, उसे टच करके देखते हैं कोई भी पार्टिकल नहीं होता उसमें। ठीक है, बहुत ही फाइन होता है वो। तो सेकंड है इसका बर्न शुगर लाइक अडर। जैसे हम क्या करते हैं, शुगर को, चीनी को अगर हम जला दें, ठीक है, उसके जलने पे जो स्मेल आती है वैसी ही स्मेल फेरस ग्लूकोनेट की होती है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है बर्न शुगर लाइक अडर, इसमें से ऐसी स्मेल आती है जैसे चीनी जलने पे आती है, शुगर को जला रहे हो। ठीक है, यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं। हाँ जी बेटा, मैम पाउडर तो होते हैं ना, जैसे हम नाइट पाउडर कौन सा? नाइट्रिल मैम। हाँ नाइसिल, उसी की बात कर रही हूँ। नाइसिल ले लो, डेमिकूल ले लो, वही बहुत सारे पाउडर हैं मार्केट में। ठीक है, तो टेल्कम पाउडर हम उन्हीं पाउडर्स को कहते हैं। ठीक है, बहुत स्मूथ होते हैं ना, बहुत फाइन होते हैं। ठीक है, थर्ड इज सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं। इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, और अल्कोहल में बिल्कुल भी ये सॉल्युबलाइज नहीं होता है। यूजेस, इट इज़ यूज्ड एज आयरन सोर्स। पता ही है कि ये अंडर हेमेटेनिक कैटेगरी के है, तो ये आयरन सोर्स भी है, हमारी बॉडी में आयरन की मात्रा को इंक्रीज कर रहा है ये। इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एनीमियाज, बहुत सारे जो एनीमिक पेशेंट होते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपका हेमेटेनिक्स टॉपिक यहीं कवर हो जाता है और नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है एस्ट्रिंजेंट वो स्टार्ट हो जाता है। अब जो एस्ट्रिंजेंट है ये तो सभी को पता होगा, स्पेशली गर्ल्स को जो है एस्ट्रिंजेंट क्या करते हैं, फेस को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें लाइक स्पिरिट जैसी स्मेल आती है, इसे कॉटन का जो स्वैब होता है उसकी हेल्प से हम इसे यूज़ करते हैं मेकअप उतारने के लिए भी। और कई बार क्या होता है कि इनके फेस का, जिनका फेस क्या होता है बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, ठीक है, तो उस ऑयल को रिमूव करने के लिए कई जो होते हैं जो क्या कह सकते हैं कि जो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की स्किन ऐसी होती है, बहुत ही ऑयली होती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्ने या पिंपल्स हो जाते हैं उनके फेस पे, तो वो क्या करते हैं एस्ट्रिंजेंट को यूज़ करते हैं उन एक्ने को
क्या करते हैं रिड्यूस करने के लिए। वो जो एक्ने होते हैं स्पेशली जो पिंपल्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, जैसे दाने दाने हो जाते हैं ना फेस पे कि बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है इसलिए बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेसिकली वो हमारी बॉडी की क्या होती है प्रोटीन होती है जो कि फिंसियो के उसमें बाहर आती है हमारी स्किन से। तो एस्ट्रिंजेंट सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसी प्रेपरेशंस होती हैं ये जिन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो फेस की जो स्किन है, ठीक है, उसमें जो पोर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि स्किन में हमारे क्या होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हमारी जो स्किन है ना वो सांस लेती है, ठीक है। अब जब एक्ने हो जाते हैं तो हमारी स्किन को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। अब प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वहाँ पे एक्ने हो जाएगा। उस एक्ने के फॉर्म में जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो बाहर आएगी, जिसे हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे पिंपल हो गए हैं, एक्ने हो गया है। अब यहाँ पे एस्ट्रिजेंट अपना फंक्शन कैसे शो करते हैं, ये क्या करते हैं कि वो जो एक्ने है, ठीक है, उसमें जो प्रोटीन है उसको प्रेसिपिटेट कर देते हैं और हमारी जो स्किन के जो पोर्स बंद हो गए हैं उन पोर्स को खोल देते हैं ताकि हमारी जो स्किन है वो आसानी से रेस्पिरेट कर सके, सांस ले सके, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा हमारी फेस पे डर्ट होगी या ऑयल होगा तो हमारी स्किन के जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, हमारी स्किन आसानी से सांस नहीं ले पाती, जिसकी वजह से ये एक्ने या पिंपल्स हो जाते हैं। तो एस्ट्रिंजेंट हमारे क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं दैट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकेज ऑफ टिश्यूज दैट ड्राई अप सिक्रीशंस। ये हमारे जो क्या होते हैं फेस के जो टिश्यूज होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, उनको श्रिंक कर देते हैं ताकि उसमें से सिक्रीशंस ना हो। तो मैंने अभी बताया कौन से सिक्रीशंस, जैसे कि मैंने बताया कि पिंपल हो जाते हैं उनमें से वाइट कलर का मटीरियल निकलता है, तो वो सिक्रीशंस होते हैं, वो जो सिक्रीशंस होते हैं उनको ड्राई अप कर देते हैं और वो सिक्रीशंस पास आउट ना हो, बाहर ना निकलें, उसको क्या कर देते हैं हमारे सेल की जो स्किन के जो टिश्यूज होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उनको श्रिंक कर देते हैं। एस्ट्रिंजेंट एक्ट्स एज प्रोटीन प्रेसिपिटेंट, ये वो जो प्रोटीन होती है पिंपल में या जो फिंसियाँ होती हैं उन प्रोटीन्स की प्रेसिपिटेशन कर देते हैं। एस्ट्रिंजेंट इज अप्लाई टू स्किन, एस्ट्रिंजेंट जो है हम अपनी कहाँ पे स्किन पे अप्लाई करते हैं, अभी मैंने बताया फेस पे जैसे एक्ने वगैरह हो जाते हैं, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है एंड डज नॉट डिस्ट्रक्ट द टिश्यू, और ये हमारे जो स्किन के टिश्यूज़ होते हैं उनके लिए भी हार्मफुल नहीं होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते, ठीक है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इट विल कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ कैपिलरीज एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, तो हमारी स्किन में जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, मैंने बताया ना पोर्स होते हैं स्किन में, तो उनको ये क्या करते हैं, उनको कंस्ट्रिक्शन कर देती हैं, ठीक है, उनको उनका साइज छोटा कर देती हैं ताकि जो प्रोटीन है वो बाहर ना निकले, ठीक है, ताकि फिंसियाँ ना डेवलप हो हमारे फेस के ऊपर या स्किन के ऊपर। एस्ट्रिंजेंट एक्ट एज प्रोटीन प्रेसिपिटेंट, ये उनको उन प्रोटीन्स की प्रेसिपिटेशन कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जिंक ऑक्साइड एंड कैलामाइन, ठीक है, उसमें मार्केट प्रेपरेशन आती है ना लैक्टोकैलामाइन, तो उसमें कैलामाइन होता है ये, और जिंक ऑक्साइड क्या करता है प्रेसिपिटेशन कर देता है उस प्रोटीन्स की, ठीक है, इसे हम फेस पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं ये यूज होते हैं इन लोशंस, लोशन की फॉर्म में भी आते हैं मार्केट में, पाउडर की फॉर्म में भी आते हैं एंड ऑइंटमेंट की फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है। ऑइंटमेंट क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि मल्हम कह देते हैं, ठीक है, उनको हम ऑइंटमेंट कहते हैं कि वे ये ऑइंटमेंट है। टू रिलीव फ्रॉम ईचिंग, ये हमें किससे आराम देते हैं, खुजली से, एंड चॉपिंग होता है ना, चिपचिपा सा हो जाता है फेस जिनका ऑयली होता है, तो उस चॉपिंग से भी। इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मीन्स स्किन प्रॉब्लम, ठीक है, और जो भी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं अलग अलग तरह की उनसे हमें रिलीफ देते हैं, कौन कौन, जिंक ऑक्साइड एंड कैलामाइन। जो एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं इट हेल्प्स टू रिड्यूस ऑयलीनेस, अभी मैंने बताया कि जिनका फेस काफ़ी ज़्यादा ऑयली होता है तो उस ऑयल को रिमूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। क्या करना है कि एस्ट्रिंजेंट लेना है और एक कॉटन का स्वैब लेना है, उस पर लेके अपना फेस जो है क्लीन करना है हमें, जिससे कि सारा ऑयल, डर्ट और जो एक्ने वगैरह हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं और ट्रीट हो जाते हैं एक्ने, ठीक है। यस मैम। क्लियर है फर्स्ट ईयर?
यस मैम। यस मैम, यस क्लियर मैम। है। ओके बेटा, यस मैम। तो अगर हम इसके सॉल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो फर्स्ट सॉल्ट है दैट इज़ द जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला है जिंक ZnSO4 जिंक सल्फेट। इसका सिनोनिम है वाइट विट्रियोल। मॉलिक्यूलर वेट 287.54। इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम, जिंक जो है जिंक के साथ क्या ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जिंक को ट्रीट करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और हमें यहाँ पे जो प्रिपरेशन मिल रही है वो मिल रही है जिंक सल्फेट। हमेशा याद रखना है जो सल्फ्यूरिक एसिड है आप इसे कभी भी कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं लोगे, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है हम इसे कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अपनी स्किन के ऊपर, यानी कि टिश्यूज़ के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज नहीं होने चाहिए, इसलिए जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये डाइल्यूट फॉर्म में लेनी है। ठीक है, तो फाइनली हमें यहाँ पे जिंक सल्फेट मिल रहा है और हाइड्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में रिलीज हो रहा है। अब यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है, अभी मैंने आप पीछे बताया जिंक ऑक्साइड का नाम लिया था कि जिंक ऑक्साइड यूज़ होता है फेस प्रेपरेशंस में, एस्ट्रिजेंट में। जिंक ऑक्साइड को हमने ट्रीट करवाया किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट प्लस अब यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस की बजाय वाटर मिल रहा है। ठीक है, यानी कि वाटर अलग से रिलीज हो जाता है और जिंक सल्फेट हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ एस्ट्रिंजेंट। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट है इट अकर्स एज कलरलेस, ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होते हैं इसके, और क्रिस्टलाइन पाउडर। इट इज़ अडरलेस, इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट, इट्स टेस्ट इज एस्ट्रिंजेंट, इसका जो टेस्ट होता है वो एस्ट्रिंजेंट होता है, मीन्स लाइक जैसे होता है ना पंजेंट लाइक टेस्ट कह देते हैं, पंजेंट मीन्स थोड़ा सा तीखा, थोड़ा खट्टा सा ऐसा टेस्ट होता है। एंड मटेलिक टेस्ट होता है। इट इज़ वेरी सॉल्युबल इन वाटर एंड ग्लिसरीन, ये पानी में और ग्लिसरीन में बहुत अच्छे से सॉल्युबलाइज हो जाता है। स्टोरेज, इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज नॉन मेटेलिक कंटेनर, तो आपने देखा होगा कि जितने भी एस्ट्रिंजेंट होते हैं हमेशा वो प्लास्टिक के कंटेनर में आते हैं, किसी भी मेटल के कंटेनर में नहीं आते हैं, वरना वो क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, जिंक ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन करके वो रिएक्ट कर जाएगा मेटल कंटेनर के साथ, इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पे जितनी भी इसकी प्रिपरेशंस आती हैं वो प्लास्टिक के कंटेनर में आती हैं। यूजेस की बात करते हैं तो एस्ट्रिंजेंट है ये, एज एस्ट्रिंजेंट यूज़ होता है ये। एमेटिक, फोर्सफुली किसी को वॉमिट करानी हो तो एज अ एमेटिक भी यूज़ हो जाता है ये। ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट, ऑप्थेल्मिक वर्ड से ही पता लग जाना चाहिए कि आई प्रेपरेशंस के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, तो ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट यूज़ होता है ये। रिफ्लेक्स एमेटिक इन नारकोटिक पॉइजनिंग, अगर किसने नारकोटिक पॉइजनिंग हो गया किसी को, जैसे होता है ना ये आपके आते हैं धतूरा आता है, गांजा आता है, ठीक, और ये भांग आते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं, नारकोटिक में आते हैं। अगर किसी को नारकोटिक पॉइजनिंग हो गई है, किसने ये ज़्यादा कंसनट्रेशन में ले लिए, ज़्यादा मात्रा में ले लिए हैं नारकोटिक प्रोडक्ट्स, तो उसको वॉमिट करवानी है। ठीक है, तो उस के लिए भी, उस पर्पस के लिए भी जिंक सल्फेट यूज़ होता है। ओके, यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। यस हाँ मैम। जी मैम, आ रहा है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट, समझा दीजिए। हाँ जी बेटा बताइए, जिंक सल्फेट जो सॉल्ट है ये किस कैटेगरी के अंडर आ रहा है हमारा, कौन सा कर रहे हैं हम, एस्ट्रिंजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिंक सल्फेट हमारे एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी के अंडर ये हमारा सॉल्ट है। पहले मैंने इसका केमिकल फॉर्मूला बताया आपको कि केमिकल फॉर्मूला कैसा होता है इसका, जिंक सल्फेट, इसका सिनोनिम वाइट विट्रोल भी कह सकते हैं इसे, जिंक सल्फेट भी कह सकते हैं इसे, वाइट विट्रोल भी कह सकते हैं, एक ही बात है। मॉलिक्यूलर वेट बताया फिर मैंने, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये रिएक्शंस बताई मैंने, ये रिएक्शन भी आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे भी जिंक सल्फेट बन रहा है और इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में दोनों में ही जिंक सल्फेट प्रिपेयर हो रहा है, बट यहाँ पे हमें गैस इवॉल्व हो रही है, हमारे पास कुछ नहीं बचता, फाइनली सिर्फ प्रोडक्ट बचता है। लेकिन इस रिएक्शन में हमारे पास वाटर भी हमें मिल रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट, और जिंक सल्फेट हमारा प्रोडक्ट में मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मैंने ये प्रॉपर्टीज़ बताई हैं आपको कैसे कैसे होते हैं, किस में सॉल्युबलाइज है, टेस्ट कैसा है, कैसा इसका कलर है, फिर इसे प्लास्टिक कंटेनर में इसे स्टोर करके रखना है, फिर ये सारे इसके यूज़ हैं कि अदरवाइज एज कि एस्ट्रिंजेंट तो ये यूज़ हो ही रहा है। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट के अलावा और कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है सॉल्ट, तो मैंने इसमें बताया कि एमेटिक, कि अगर किसी को वॉमिट करानी हो, किसी पेशेंट को किसी ने पॉइजन ले लिया है। ठीक है, पॉइजन क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आप उसे
उसकी डोज से ज़्यादा ले लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी दवाई ले लो, ठीक है, दवाई छोड़ो चलो, ठीक है, आप कोई भी खाना खाते हो, ठीक है, अगर आप उसे एक्सेस खा लोगे तो वो भी आपकी बॉडी के लिए पॉइजन का ही काम करेगा, ठीक है। तो हमेशा कुछ भी खाना है, चाहे वो दवाई है, चाहे वो आपकी डाइट है, कुछ भी है, जो भी आपका ईटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो भी आप खाते हो लाइफ में, हमेशा उसको क्या करना है, लिमिट में ही खाना है, ताकि आपकी बॉडी को उसका फ़ायदा ही मिले, नुकसान ना हो, ठीक है। तो पॉइजन हर वो चीज़ है जो लिमिट से ज़्यादा खाई जाती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे पॉइजन कह रहे हैं कि नारकोटिक में जो आपके जो क्या आते हैं वो चरस, भांग, गांजा, धतूरा, जितने भी आपकी चीज़ें होती हैं, नशे वाली चीज़ें होती हैं, किस कैटेगरी में आती हैं, नारकोटिक की कैटेगरी में आती हैं। अगर किसी पेशेंट ने ज़्यादा नशा हो गया उसे, ठीक है, उसने ज़्यादा पॉइजन ले लिया है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसको हम फोर्सफुली वॉमिट कराते हैं, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एमेटिक, ठीक है। तो उल्टी कराने के लिए, उसे उल्टी कराने के लिए भी जिंक सल्फेट जो सॉल्ट है वो यूज़ होता है। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है बेटा। तो एक सॉल्ट और है इसके अंदर जो आता है, पोटाश एलम। पोटाश एलम जो है, ये एलम इज बोथ अ स्पेसिफिक एंड क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। इसका फॉर्मूला है पोटेशियम एल्यूमिनियम डाइसल्फेट, इसके साथ ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ, एलम अकर्स, ये भी कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, कलरलेस क्रिस्टल होते हैं, इसके भी कोई कलर नहीं होता, वाइट कलर के ग्रेन्यूल्स, अगर इसे ग्रेन्यूल्स बनाएं इसके छोटे छोटे, ठीक है, तो वाइट कलर के ग्रेन्यूल्स बनते हैं। ये पानी में आसानी से घुल जाता है, लेकिन ग्लिसरीन में बहुत ही स्लोली सॉल्युबलाइज हो पाता है, और अल्कोहल में तो बिल्कुल भी नहीं घुल सकता ये। यूजेस की बात करें तो ये टूथपेस्ट में, ठीक है, आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो, कौन कौन सी यूज़ करते हो, पेप्सोडेंट, कोलगेट, डाबर रेड, बहुत सारी हैं मार्केट में, है ना। तो उसका इंग्रेडिएंट है ये टूथपेस्ट का, या फिर पाउडर की फॉर्म में भी तो आते हैं टूथपेस्ट, है ना, पाउडर की फॉर्म में भी आते हैं, उसका भी इंग्रेडिएंट है ये। और हेमोस्टेटिक एजेंट है, हेमोस्टेटिक मीन्स आरबीसीज की जो है फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है। एज माउथ वॉशेस, अगर किसी पेशेंट के मुंह से, किसी पर्सन के मुंह से बैड स्मेल आती है, अनप्लीजेंट ऑडर आता है, तो उसे क्या कहते हैं कि माउथ वॉशेस करने की जो है सलाह देते हैं कि आप जो माउथ वॉशेस या गार्गल्स लो, जिससे वो क्या होगा, जो अनप्लीजेंट ऑडर है, जो बदबू आनी है, वो बंद हो जाएगी। नेक्स्ट, और कहाँ पे यूज़ होते हैं इसके, एस्ट्रिंजेंट, ठीक है, एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी के तो अंडर हम इसे पढ़ ही रहे हैं कि एस्ट्रिंजेंट यूज़ होता है। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये, लोशंस बनाने में यूज़ होता है और डीओ बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। डीओ तो सभी को पता है ना, डीओ क्या होते हैं, डिओड्रेंट, तो डीओ बनाने में भी ये काम आता है। तो इसके यूजेस हैं टूथपेस्ट में, हेमोस्टेटिक्स, माउथ वॉशेज, एस्ट्रिंजेंट, लोशंस एंड डीओज। तो यहाँ पे आपका टॉपिक जो है, इतने ही मैंने आपको नोट सेंड किए थे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। किसी को डाउट है बेटा बता दो मुझे। नहीं मैम, नहीं है। क्लियर है सभी को? नो मैम। यस मैम। मैम क्लियर है। मैम प्रॉपर्टीज़, ठीक है बेटा। एलम जो है, एलम सॉल्ट है, पोटाशियम एलम, ठीक है। ये कैसा, इसका कलर कुछ कोई कलर नहीं होता है, जैसे पानी होता है ना, वाटर कलरलेस होता है, ठीक है, उसकी तरह ही कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है हमें। इसके कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं, अभी मैंने बताया ना, कोई कलर नहीं होता वाटर की तरह, कलरलेस है ये। अगर हम इसके ग्रेन्यूल्स बनाते हैं तो वाइट कलर के ही ग्रेन्यूल्स बनते हैं, ठीक है। अगर हम इसे पानी में घोल के देखते हैं ना तो बहुत अच्छे से घुल जाता है ये, ठीक है। लेकिन अगर ग्लिसरीन में घोल के देखते हैं तो धीरे धीरे, स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे ये उसमें घुलता है, बहुत टाइम लगाता है। अल्कोहल में घोल के देखते हैं तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं घुलता है, इट मीन्स वो उसमें अल्कोहल में इनसॉल्युबल है, ठीक है, बिल्कुल नहीं घुल पाता। ओके मैम। ओके बेटा, यस मैम। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।